नमस्ते प्रिय महिलाओं। आज का एपिसोड सबसे छोटी चीज के बारे में है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा, यानी 150 नैनोमीटर की चीज। आज के नवीनतम प्रोसेसर 5-3 नैनोमीटर की तकनीक में बनाए जाते हैं। यहां तक कि और यहां हम एक ऐसी चीज से निपट रहे हैं जो 150 नैनोमीटर की है। मैं किस बारे में बात करूंगा? आज मैं किस बारे में बात करूंगा? आज मैं एचएसवी, हर्पीस वायरस के बारे में बात करूंगा। यह क्या है? हर्पीस वायरस सभी को ज्ञात हैं। ये अक्सर होंठों पर दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह संक्रमण चुंबन के कारण होता है। आज हम इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हम जननांग हर्पीस वायरस, जिसे दूसरे प्रकार के रूप में जाना जाता है, पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस वायरस के साथ क्या मामला है? यह वायरस संक्रमण का कारण बनता है। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मुझे लगता है कि यह मुख्य रूप से इस कारण से होता है, गंदे हाथों से। बस कहीं ना कहीं इस वायरस को गुजरना होता है। यह कहना कि यह केवल यौन मार्ग से गुजरता है एक बड़ी सरलता है। मैं इस तरह कहूंगा, हम में से हर कोई जो शौचालय जाता है उसे अपने अंगों को छूने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए, कम से कम 2 बार साबुन से, सभी बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद और अन्य पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए। और तभी उसे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना शुरू करना चाहिए। अक्सर ऐसा दुर्भाग्यवश नहीं होता है। अक्सर कोई भी कुछ भी नहीं धोता है, यानी खुद को साफ करता है, कागज का उपयोग करता है या नहीं, छूता है, बाहर जाता है, बरन दरवाजे के हैंडल को छूता है, अगले हैंडल की ओर जाता है, फिर अगला व्यक्ति अंदर आता है। यहां तक कि अगर मान लें कि उसके हाथ पहले से साफ थे, तो दरवाजे के हैंडल को एक बार छूने से ही ये वायरस फैल सकते हैं। फिर निश्चित रूप से किसी को खुजली होती है, वह खुद को खुजाता है और यहां संक्रमण फैल जाता है इस वायरस का। वायरस शायद इतना खतरनाक नहीं है। ये उदाहरण के लिए कुछ नहीं करता है। गर्भावस्था में होता है में जन्मजात दोष। ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामलों में दुर्लभ रूप से सूजन का कारण बन सकता है। मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या रेटिना की सूजन का कारण बन सकता है। लेकिन ये मामले आमतौर पर ऐसे होते हैं जिनके बारे में मैं कह सकते हैं बहुत बार नहीं सुना है। हर्पीस वायरस की सबसे आम समस्या है सूजन, लेबिया माइनोरा, योनि में खिंचाव। और ये इस तक आता है, हम इस तरह से पता लगाते हैं कि अचानक हमें कुछ दर्द होने लगता है। क्लिनिकली सबसे महत्वपूर्ण लक्षण निश्चित रूप से दर्द है। हर कोई सोचता है कि ये कुछ संक्रमण है, कि किसी के पास कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगस हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हर्पीस वायरस है। और अब ये हर्पीस वायरस जो है, वायरस के लिए काफी बड़ा है। ये 150 नैनोमीटर, लेकिन साथ ही बहुत छोटा भी है। ये किसी भी तरह से दिखाई नहीं देता। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जैसी विधियों से दिखाई नहीं देता, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही इस वायरस को दिखा सकता है। इसकी एक बाहरी परत होती है डिक में, जो साबुन से धोने पर नष्ट और अकांडी को और घुल और अकांडी सकती है, और ये वायरस मर जाता है। और ये वायरस आंतरिक सतह पर जम जाता है, योनि के प्रवेश द्वार पर। अक्सर ये एक तरफा हो सकता है। ये हो सकता है कि यह जोड़, पीछे का भाग, और उसकी विशेषताएं। विशिष्टता यह है कि इसमें ऐसे फफोले होते हैं। मैं इसे शायद चित्रित कर सकता हूं। यदि हमारे पास यहाँ मान लीजिए मूत्र मार्ग है, यहाँ योनि का प्रवेश द्वार है, यहाँ ये बाहरी होंठ हैं जो पीछे से यहाँ जुड़ते हैं, यहाँ शायद इस तरह से ओ, और यहाँ मलाशय है। अक्सर ये यहाँ उत्पन्न होता है, जिसमें ये पुटिकाएं जिनका चिकित्सकीय मूल्यांकन चिकित्सक कर सकते हैं। वस्तुतः यहाँ पैमाना है, मान लीजिए ऐसे बिंदुओं के आकार की होती है। यदि ऐसे बिंदु हमें इस रूप में मिलते हैं, संख्या में मुझे नहीं पता, 2, 10, 15, 20 फफोले ऐसे ऐसे, जर्मन में तक इसे ब्लीजन कहा जाता है, यानी जैसे कि चमकते हुए, और यह स्थान दर्द करता है, तो हम लगभग 90% निश्चित हो सकते हैं कि यहां संक्रमण हुआ है इस जननांग हर्पीस वायरस से। ये वायरस, इससे पहले कि ये ऐसे फफोलों के रूप में प्रकट हो, इसे निश्चित रूप से इंक्यूबेट होना पड़ता है, यानी इसे किसी तरह से कई बार गुणा करना पड़ता है, और इसमें समय लगता है। मान लीजिए 7 से 4 दिन इसमें भिन्नता हो सकती है। और इस क्षण से यह वायरस अभी भी कह सकते हैं लगभग 2 सप्ताह तक संक्रामक रहता है, जिसके बाद यह उन कोशिकाओं में प्रवेश करता है और सतही रूप से गायब हो जाता है। हमारा शरीर, यदि हमारी प्रतिरक्षा अच्छी है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, और ये प्रतिरक्षी इस वायरस को काफी प्रभावी ढंग से नष्ट करते हैं और एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं।
फिलहाल कोई प्रोफिलैक्टिक टीकाकरण नहीं है जो हमें इस वायरस से बचा सके। फिर भी एक अच्छा प्रतिरक्षा तंत्र, अच्छा पोषण यह सुनिश्चित करता है कि ये वायरस प्रजनन नहीं करते। दिलचस्प बात यह है कि वास्तव में यह वायरस मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके पास बीमारियां हैं। यौन परिपक्वता के समय यानी लड़कियों के मामले में यह 15 वर्ष से 50 वर्ष तक होता है। जीवन का वर्ष 50 के बाद। जीवन के वर्ष, मुझे कहना होगा कि मैं बहुत कम ही वायरस देखता हूं। शायद इसलिए कि वे बहुत कम हैं, शायद इसीलिए कि मरीज अब दर्द के प्रति इतने संवेदनशील नहीं हैं, या शायद इसीलिए कि उनके पास पहले से ही इतनी वायरस संक्रमण हो चुकी है कि उनके एंटीबॉडीज इन समस्याओं को इस हद तक कवर कर चुके हैं कि कुछ भी नहीं होता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्लिनिकल विशेषता बस दर्द है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना चाहिए। बेशक पुरुषों में भी लिंग पर इन वायरस का संचरण होता है और ऐसी समस्याएं भी होती हैं। इसके अलावा अपेक्षाकृत दुर्लभ समस्याओं में से एक है पेशाब का दबाव, बहुत ऐसा चुभन। यह मूत्र मार्ग, गर्भाशय, ग्रीवा के स्थानीय सूजन तक पहुंच सकता है, लेकिन यह अपेक्षाकृत दुर्लभ मामला है। इसलिए सबसे अच्छी सुरक्षा बस पूर्ण नियमों का पालन करना है। स्वच्छता, और यदि हमने पहले ही उस स्वच्छता को अपनाया है और हमारे पास कोई साथी है तो यह कहा जा सकता है, जरूरी नहीं किसी निश्चित निस्संदेह संबंध केवल और केवल कंडोम के रूप में होना चाहिए। यह कुल मिलाकर सबसे सुरक्षित तरीका है जो हमें एक तरह से कहें कि 90% तक सुरक्षा प्रदान करता है। यह वायरस निश्चित रूप से फैलता है, न केवल जननांग से जननांग संपर्क के माध्यम से, बल्कि निश्चित रूप से हाथ के माध्यम से भी। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए उदाहरण के लिए गर्भवती महिला जिसे ऐसा हर्पीस है, यह कहा जाता है कि उसके लिए इसे बेहतर तरीके से हल किया जाए। गर्भावस्था को सिजेरियन सेक्शन के रूप में हल किया जाए, न कि सामान्य प्रसव के रूप में, क्योंकि बच्चा बस इन वायरस कब्जा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है के लिए। यदि मरीज के पास बार बार यह वायरस होता है, एचएसवी, तो ये जैसे कि यह हर्पीस वायरस धीरे धीरे कम हानिकारक होगा। वो चुनिंदा उपचार में दर्द निवारक और एंटीवायरल थेरेपी शामिल है। बेशक कम प्रभावी गोलियों का उपयोग किया जा सकता है। हम जर्मनी में, जहां मैं इस समय रह रहा हूं, अक्सर बस देते हैं दवा जिसका नाम है एसिक्लोविर। इसे इन्फ्यूजन के रूप में दिया जाता है और यह अस्पताल में किया जाता है। मरीज उतने समय तक अस्पताल में रहती है जितने समय तक यह वायरस अभी भी असुविधा देता है। बेशक दर्द निवारक दवाएं। हालांकि मैं आपको एक दिलचस्प बात बता सकता हूं कि इस वायरस का स्थानीय रूप से भी इलाज किया जा सकता है। शायद जरूरी नहीं कि तथाकथित का उपयोग किया जाए। दवाएं जो इंटीमेट इन्फेक्शन के रूप में विज्ञापित की जाती हैं, क्योंकि ये शायद कुछ नहीं करेगी मान लीजिए, लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए कोई केंद्रित अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रूप है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं, तो स्थानीय रूप से आप बस एक छोटे कपड़े के टुकड़े की मदद से उन स्थानों को छू सकते हैं। आप केंद्रित लैक्टिक एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं, मैंने मेलिसा के बारे में पढ़ा है। तो इस तरह की विभिन्न विधियां भी हैं प्रभावी। और क्या कहा जा सकता है, बस बहुत आम संक्रमण और मुख्य सिद्धांत बस स्वच्छता है। बहुत धन्यवाद।